So the next term is protagonist. कई शब्द हम लोग पढ़ चुके हैं. We've studied many terms. One of the term was hero. Another term was antagonist. This term is protagonist. This term is protagonist. अभी तक तो आप लोग आ ही रहे हैं. Okay, this term is protagonist. The term protagonist has been derived from the Greek words protos. दो शब्दों से मिलकर के बना है. पहला protos और दूसरा agonists. The term protagonist has been derived from the Greek words protos, meaning first in importance. ये ध्यान जरूर रखिएगा, first in importance, यानी पूरे नाटक में सबसे महत्वपूर्ण कैरेक्टर. अब हीरो है या हीरोइन है या विलेन है या हीरोइन का पिता है या हीरो का पिता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. फर्स्ट इन इंपॉर्टेंस. एंड एगोनिस्ट मीन्स एक्टर. एगोनिस्ट मीन्स एक्टर. तो कुल मतलब निकल गया क्या? इन अदर वर्ड्स, द वर्ड प्रोटैगनिस्ट मीन्स फर्स्ट कॉम्बैटेंट. ऐसा व्यक्ति और फर्स्ट एक्टर इन अ प्ले, ऐसा व्यक्ति जो पूरे नाटक में सबसे इंपॉर्टेंट हो, उसी को प्रोटैगनिस्ट बोलेंगे. ऐसा व्यक्ति जो नाटक में सबसे महत्वपूर्ण हो, उसी को बोलेंगे प्रोटैगनिस्ट. ये हीरो भी हो सकता है और ये विलेन भी हो सकता है. डॉन फिल्म देखे थे शाहरुख खान का आप, तो who was the character first in importance? It was Shah Rukh Khan. So he was the protagonist of the novel. He was not a hero in strictest sense. उसको हीरो नहीं बोल सकते because he indulged in acts which were not noble in nature. डॉन फिल्म के शाहरुख खान को हीरो नहीं बोल सकते हैं क्योंकि वह फिल्म में ऐसे काम कर रहा था जो कि बहुत अच्छे प्रतीत नहीं हो रहे थे, जो एक वर्चुअस गुणवान चरित्रवान व्यक्ति के लिए शोभा नहीं देते हैं. He was murdering innocent characters. He was very cruel. So he was not a man of noble character, so he cannot be a hero. He can only be the leading character of the play. And who is the leading character? The leading character is known as protagonist. Therefore, this character becomes the principal actor. इसलिए ये कैरेक्टर जो है, यह नाटक का सबसे महत्वपूर्ण चरित्र रहता है और कैरेक्टर ऑफ द प्लॉट. PLOT करेक्शन कीजिएगा इस पर, यहां पर PLOT प्लॉट. इन ग्रीक ट्रेजेडी, कॉमा डालिए, ट्रेजेडी के बाद कॉमा कर लीजिए. इन ग्रीक ट्रेजेडी द प्लेराइट वाज रेस्ट्रिक्टेड टू द प्रोटैगनिस्ट. ग्रीक ट्रेजेडी में ट्रेजेडी राइटर 3 टर्म का इस्तेमाल करते थे. प्रोटैगनिस्ट अर्थात फर्स्ट एक्टर, ड्यूट्रोगेमिस्ट यानी सेकंड कैरेक्टर, एंड ट्रिटागोनिस्ट, इसका मतलब है थर्ड एक्टर. ट्रिटागोनिस्ट थर्ड एक्टर. तो ऐसे एक्टर्स जो इंपॉर्टेंस के क्रम में एक के बाद एक के बाद एक आए.
अब प्रोटैगनिस्ट हीरो भी हो सकता है अगर प्रोटैगनिस्ट इज अ मैन ऑफ नोबल वर्च्यूज, ही कैन बी अ हीरो. एंड इफ द प्रोटैगनिस्ट इज नॉट अ मैन ऑफ नोबल वर्च्यूज, तो कोई जरूरी नहीं है कि वो हीरो हो. थेस्पिस ये एक ग्रीक ट्रेजेडी राइटर था एंशियंट टाइम्स का. थेस्पिस द इन्वेंटर ऑफ ट्रेजेडी, जिसने ट्रेजेडी को इन्वेंट किया था, इज बिलीव्ड टू हैव इंट्रोड्यूस्ड प्रोटैगनिस्ट इन हिज ट्रेजेडीज. उसने अपने नाटकों में प्रोटैगनिस्ट का इस्तेमाल किया था टू गिव ग्रेटर डाइवर्सिटी टू द डायलॉग एंड एक्शन, ताकि नाटक के डायलॉग और नाटक के एक्शन को प्रभावी बनाया जा सके. तो ये क्रेडिट जाता है थेस्पिस को. The second and the third were added by Aeschylus and Sophocles. इन नाटककारों के द्वारा ड्यूट्रोगमिस्ट नाम का कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया गया और ट्रिटागोनिस्ट नाम का कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया गया. तो बाद की ट्रेजेडी राइटर्स ने इन चीजों को डेवलप किया. The protagonist nowadays is compared to the hero of a literary text. आज की तारीख में हीरो को ही प्रोटैगनिस्ट मान लिया जाता है, लेकिन हीरो प्रोटैगनिस्ट हो ये जरूरी नहीं है. The protagonist nowadays is compared to the hero of a literary text, but उसके आगे एक लाइन ऐड कर लीजिए, but he slash he may or may not be a hero. लेकिन हकीकत ये है कि प्रोटैगनिस्ट जो है वह हीरो हो सकता है, प्रोटैगनिस्ट हीरो नहीं भी हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा. आगे का उदाहरण आपको हम दे रहे हैं. एक नाटक है शेक्सपियर के द्वारा लिखा हुआ. इस प्ले का नाम है मैकबेथ. यह एक ट्रेजेडी है और इस नाटक का सेंट्रल कैरेक्टर जो है वह मैकबेथ है, प्रोटैगनिस्ट मैकबेथ है. मैकबेथ इज अ ब्रेव जनरल ऑफ द आर्मी ऑफ स्कॉटलैंड. यह स्कॉटलैंड की सेना का एक महान सेनापति है. बट ही मर्डर्स द प्रेजेंट किंग एंड ही बिकम्स द किंग हिमसेल्फ. लेकिन यह वर्तमान राजा की हत्या करता है और खुद राजा बन बैठता है. लेटर, टू प्रोटेक्ट हिज किंगशिप, ही मर्डर्स अदर इनोसेंट पीपल. बाद में राजा का पद कायम रखने के लिए यह और भी कई भोले भाले लोगों की हत्या करता है. और अगर ऐसा होता है तो फिर निर्दोष लोगों की हत्या करने वाला, राजा की हत्या करने वाला कैन नेवर बी अ हीरो. उसको हीरो नहीं बोला जा सकता है. तो उसको क्या बोला जा सकता है? प्रोटैगनिस्ट या द सेंट्रल कैरेक्टर, या द सेंट्रल कैरेक्टर. अब आपने पढ़ा द इलियड. एगामेमनन को क्या बोलेंगे? एगामेमनन को विलन नहीं बोल सकते हैं, प्रोटैगनिस्ट. एगामेमनन को विलन नहीं बोल सकते हैं क्योंकि ही वॉज नॉट आउट एंड आउट अ बैड पर्सन. हम उसको प्रोटैगनिस्ट बोल सकते हैं या हम उसको एंटागोनिस्ट बोल सकते हैं. प्रोटैगनिस्ट इन द सेंस that he was the central character of the story, and antagonist in the sense because he was working against one of the protagonists of the poem.
And this protagonist was Achilles. Since he was working against Achilles, he can be called an antagonist. और वैसे if you treat him to be the central character of the poem, you can call him a protagonist. Next is soliloquy. The next term is soliloquy. एक टर्म हम पढ़ रहे थे मोनोलॉग, ऊपर में पढ़े थे मोनोलॉग, where a character speaks, other characters are present on the stage. Other characters are present on the stage, but others do not listen to what he says. This is called monologue, and this term is soliloquy. मोनोलॉग में स्टेज पर बाकी कैरेक्टर्स मौजूद हो सकते हैं, लेकिन हीरो जो बोल रहा है उसे सिर्फ दर्शक सुनेंगे, बाकी कैरेक्टर्स नहीं सुनेंगे. और soliloquy that can be said aside also, उसको aside भी बोलते हैं, लेकिन soliloquy होता है कि इसमें स्टेज पर कोई अन्य व्यक्ति मौजूद नहीं होता है, and the character speaks all alone, and his dialogues are heard by the spectators. The credit of soliloquy, the credit of coining the term soliloquy, soliloquy शब्द की उत्पत्ति का श्रेय goes to Saint Augustine of Hippo. हिप्पो नाम की जगह के रहने वाली सेंट ऑगस्टीन को श्रेय जाता है soliloquy शब्द की उत्पत्ति का. ये वही सेंट ऑगस्टीन हैं जिन्होंने कहा था पोएट्री के बारे में, if you ask me, I know not. If you do not ask, I know. This literary term is derived from the Latin words solus. इसकी उत्पत्ति दो लैटिन भाषा के शब्दों से हुई है. पहला solus, जिसका मतलब होता है alone, अकेला. स्टेज पर कैरेक्टर बिल्कुल अकेला रहेगा, कोई अन्य व्यक्ति स्टेज पर नहीं रहेगा. एंड लोकी मीन्स टू स्पीक, मतलब बोलना. वो बोलेगा इस वक्त, राइट नाउ आई एम ऑल अलोन इन द क्लासरूम. इस समय मैं क्लासरूम में बिल्कुल अकेला हूं और मैं बोल रहा हूं. This can be a soliloquy. This can be a soliloquy. क्लास में सारे बच्चे बैठे हुए हैं और मैं बोल रहा हूं. अब उस परिस्थिति की कल्पना कीजिए कि आप मेरे डायलॉग को नहीं सुन रहे हैं, लेकिन सड़क पर चलता हुआ आदमी मेरे डायलॉग को सुन रहा है. दैट इज अ साइड और मोनोलॉग. आप भाभी जी घर पर हैं, देखते हैं, उसमें देखिएगा कि विभूति मिश्र या अंगूरी भाभी के हस्बैंड का क्या नाम है जी? तिवारी जी, मनमोहन तिवारी. मनमोहन तिवारी. मनमोहन तिवारी. देखिएगा, जब तिवारी जी या विभूति नारायण मिश्र भाभी जी से बात करते हैं तो दो तीन शब्द बोलते हैं और भाभी जी उससे पूछती हैं क्या बोले, तो वो तुरंत बात बदल करके और फिर दूसरी बात करने लगता है. तो वो दो तीन शब्द
केवल दर्शक सुनते हैं और वहां पर मौजूद कैरेक्टर भाभी जी नहीं सुनती हैं। दिस इज कॉल्ड मोनोलॉग। कोई और नहीं सुन रहा है, भाभी जी नहीं सुन रही हैं, केवल दर्शक सुना। अब दूसरी चीज, कल्पना कीजिए कि आप बोलिए कि सर आज हम लोगों को ये पढ़ा दीजिए। हम बोल रहे हैं कि कोई पेमेंट मेरा किया नहीं है, पढ़ाएंगे तो नहीं, लेकिन ये डायलॉग हम अपने मन ही में बोल रहे हैं, आपको नहीं सुनाई पड़ रहा है। दिस इज कॉल्ड असाइट। और सोलिलोकी, कैरेक्टर स्टेज पर अकेला है और सोच रहा है। अगर वह मन ही मन सोचेगा तो उसके दिमाग में क्या चल रहा है ये दर्शकों को पता चलेगा क्या? विलेन ने हीरो की हत्या का षड्यंत्र रच दिया। दर्शकों को कैसे पता चलेगा कि विलेन ने हीरो की हत्या का षड्यंत्र रचा है? तो वह स्टेज पर आकर के अपने आप से बोलेगा, आज रात मैं हीरो का काम तमाम कर दूंगा। जैसे ही वो मेरे पास आएगा, ये छुरा उसके सीने के पार होगा। वो स्टेज पर बिल्कुल अकेला है और मन में क्या सोच रहा है ये जोर जोर से बोल करके सोचेगा। और जब वो जोर जोर से बोल करके सोचेगा तो दर्शकों को पता चल जाएगा कि विलेन के मन में क्या चल रहा है। दिस इज कॉल्ड सोलिलोकी। इसी को सोलिलोकी बोलते हैं। अ सोलिलोकी इज अ डिस्कोर्स। डिस्कोर्स मीन्स डायलॉग्स, बातचीत, in which the character expresses his thoughts and feelings, जिसमें कैरेक्टर्स अपने मन के विचार व्यक्त करता है। When he or she is all alone on the stage, जब वह स्टेज पर बिल्कुल अकेला रहता है, उसने क्या योजना बनाई है, उसके मन में क्या चल रहा है, ये दर्शकों को कैसे पता चलेगा? तो वह जो कुछ भी सोच रहा है जोर जोर से बोल करके सोचेगा, जोर जोर से बोल बोल करके सोचेगा। हम लोगों के सीरियल्स में देखिएगा कि जोर जोर से बोल करके हीरो या हीरोइन सोचता है। केवल हीरोइन नजर आ रही है स्टेज पर सीरियल में, और हीरोइन कोई महत्वपूर्ण फाइल चोरी करने आई है विलेन के कमरे से। तो क्या करना चाहिए उसको? चुपचाप आहिस्ता से बिना आहट किए हुए आए और चोरी करके चली जाए। लेकिन दर्शकों को कैसे पता चलेगा कि वह क्या चोरी करने आई है और कितना परेशान है, कितना महत्वपूर्ण है वह फाइल? तो वह चोरी करने के दौरान बड़बड़ाती रहेगी कि आज तो मैं ये फाइल चुरा लूंगी। उसके बाद एक अलमारी खोली, पता नहीं इसे फाइल कहां चली गई है, लाल रंग की फाइल थी, उस फाइल को ले लूंगी तो मेरे पिता का जीवन बच जाएगा। इस तरह से वो जोर जोर से बोल बोल करके चोरी करने आती है। तो वो जोर से बोल नहीं रही है, उसके मन में जो विचार चल रहे हैं उसको वो बोल करके प्रकट कर रही है, जिसे सिर्फ दर्शक सुन रहे हैं, बाकी कोई कैरेक्टर उसको नहीं सुनता। इट इज एन एक्सेप्टेड ड्रामेटिक कन्वेंशन। यह नाटक का एक्सेप्टेड परंपरा है, नाटक में इसका प्रयोग किया जाता है, ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इट्स एडवांटेजेस आर इमेंस। इसके फायदे बड़े हैं, because it enables a dramatist to convey directly to the audience। डायरेक्ट नहीं, डायरेक्टली कर दीजिए उसको, क्योंकि इसके माध्यम से
नाटककार डायरेक्टली कन्वे कर देता है ऑडियंस को सम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, कोई महत्वपूर्ण सूचना। कौन सी महत्वपूर्ण सूचना? कि फाइल जो है वो गुलाबी रंग की है और वो फाइल अगर मिल जाएगी तो मेरे जीवन की रक्षा हो जाएगी, उसमें जमीन का कागज है, इत्यादि इत्यादि। तो ये इंफॉर्मेशन आपको सोलिलोकी के माध्यम से देता है। विलेन बोल रहा है जो से कि आज हीरो आएगा और जैसे ही वो आएगा मैं छुरा उसके सीने के पार कर दूंगा। तो हम लोगों को एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल जाता है कि आज हीरो की हत्या हो सकती है। अबाउट अ पर्टिकुलर कैरेक्टर, हिज मोटिव्स एंड इंटेंशंस, वो कैरेक्टर क्या सोच रहा है, क्या करने जा रहा है, उसका चरित्र कैसा है, इतनी जानकारी हम लोगों को मिल जाती है। द एलिजाबेथन एंड जैकोबियन प्लेराइट्स, शेक्सपियर के जमाने में और शेक्सपियर के तुरंत बाद, यूज्ड इट एक्सटेंसिवली, इसका बड़ा जबरदस्त प्रयोग किया गया था नाटकों में इस टेक्निक का, एंड विथ ग्रेट स्किल, और पूरी खूबी के साथ। दे अचीव्ड एन एक्सेलेंस इन द यूज ऑफ दिस कन्वेंशन। उस समय के नाटककारों ने इसका बहुत ही जबरदस्त इस्तेमाल किया था और उसकी तुलना आज के नाटककारों से नहीं की जा सकती। आप ये लाइन काट दीजिए, दे से काटना शुरू कीजिए और आप काट दीजिए इक्वल्ड तक, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा आंसर। दे अचीव्ड से काटना शुरू कीजिए और इक्वल्ड तक काट दीजिए। तो एलिजाबेथन और जैकोबियन एज के नाटककारों ने इसका बेहद अच्छा इस्तेमाल किया। उनके बाद शेक्सपियर ने अपने नाटक हेमलेट में, मैकबेथ में, मैकबेथ का जिक्र तो ऊपर भी आया है, ओथेलो में, ऑल हैव मेजर सोलिलोकीज, इनमें सोलिलोकीज का इस्तेमाल किया है। और मार्लो ने डॉक्टर फॉस्टस नाम के नाटक में भी इसका इस्तेमाल किया है। हेमलेट का एक प्रसिद्ध सोलिलोकी है टू बी और नॉट टू बी। अब इस सोलिलोकी में है क्या? हेमलेट के पिता की हत्या हेमलेट के चाचा ने कर दिया और हेमलेट को अपने चाचा से पिता की हत्या का बदला लेना है। हेमलेट का चाचा चर्च में प्रार्थना के लिए झुका हुआ है और हेमलेट के पास अवसर है कि वह अपने चाचा का गला काट दे, लेकिन हेमलेट सोच रहा है कि मारूं या न मारूं, उचित होगा न होगा, दुविधा में है। अब हेमलेट दुविधा में है, ये कैसे पता चलेगा? तो हेमलेट बोल बोल करके सोच रहा है तो दर्शकों को पता चल गया। ठीक इसी तरह से मैकबेथ में भी है बहुत ही फेमस सोलिलोकी आउट आउट ब्रीफ कैंडल, जो मैकबेथ व्यक्त कर रहा है अपने विचार कि जिंदगी जलते हुए मोमबत्ती की तरह है, किस क्षण बुझ जाएगी पता नहीं। Sometimes the soliloquies are assigned to villains, कभी कभी विलेंस भी सोलिलोकी बोलते हैं। और क्यों बोलते हैं? With a purpose to communicating with the audience directly, ताकि वह ऑडियंस से डायरेक्ट बातचीत कर सकें कि आज जब हीरो आएगा तो मैं उसकी हत्या कर दूंगा। It gives them an opportunity to reveal their schemes. इससे विलेन के योजना का पता चलता है। अब हिंदी फिल्मों में क्या करते हैं? हिंदी फिल्मों में सोलिलोकी का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि हीरो का कोई मित्र होता है, हीरोइन की कोई मित्र सहेली होती है, या विलेन का कोई असिस्टेंट होता है। तो हीरो की क्या योजना है, हीरोइन की क्या योजना है, या विलेन की क्या योजना है, ये सारी बातें हीरो, हीरोइन या विलेन
अपने दोस्त से बात करता है इस बारे में, ताकि दर्शकों को पता चल जाए कि उसकी क्या योजना है। तो हिंदी फिल्मों में आमतौर पर सोलिलोकी का प्रयोग नहीं होता है, और बहुत होता है तो सोलिलोकी के बदले में कोई गाना हो जाता है। जैसे ही पता चलता है हीरोइन को कि हीरो आने वाला है 12 वर्षों के बाद, तो क्या करती है हीरोइन? गाना गाने लगती है। तो गाने में क्या होता है? उसके मन के विचार प्रकट होते हैं, वो क्या सोच रही है वो प्रकट होता है। तो गाना का प्रयोग करके सोलिलोकी का इस्तेमाल कर लेता है। द यूज ऑफ सोलिलोकीज कंटिन्यूड ड्यूरिंग द रेस्टोरेशन पीरियड। बाद में जैकोबियन पीरियड के बाद रेस्टोरेशन पीरियड में 18वीं 19वीं शताब्दी में भी सोलिलोकी का प्रयोग किया गया नाटकों में। But with the emergence of a more naturalistic drama towards the end of the 19th century, लेकिन एक नया ट्रेंड आ गया नाटकों में, नेचुरलिस्टिक ड्रामा। तो फिर ये ट्रेंड सोलिलोकीज का इस्तेमाल खत्म हो गया। अभी हम थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि हिंदी फिल्मों में सोलिलोकीज का इस्तेमाल खत्म हो गया। तो ये एक नया ट्रेंड है। फिल्में भी क्या है? एक प्रकार का नाटक है। द प्लेराइट्स ऑफ द वर्स ड्रामा, बाद में 20वीं शताब्दी में एक नाटक का प्रकार आया वर्स ड्रामा, जो हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। However, continue to use this technique in their plays, इस टेक्निक का इस्तेमाल करते रहे। मॉडर्न नाटककारों में ऑडेन और इलियट को छोड़ करके किसी ने इस टेक्निक का इस्तेमाल नहीं किया है। तो ये हम लोग ड्रामा का सेक्शन खत्म कर लिए।